बूंदी का राजा सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा ने 1569 में अधीनता स्वीकार की थी, जबकि नागौर दरबार लग रहा 1570 में। सुरजन हाड़ा ने जब अधीनता स्वीकार की तब मुगलों के साथ में यह शर्त रखी थी कि देखो सुन लो मुगलों, मैं तुम्हारी अधीनता तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ अपनी बहन बेटियों के विवाह नहीं करवाऊंगा, वैवाहिक संबंध अपने बीच स्थापित नहीं होंगे। अकबर ने कहा तो कोई दिक्कत नहीं। अकबर का एक ही टारगेट था, सारे राजा उसके एक बार अधीन हो जाए, बाकी प्रोसेस बाद में देखेंगे। सुरजन हाड़ा को अकबर ने कहा कोई बात नहीं भाई, मत करना वैवाहिक संबंध, कौन से टाबर कुंवारे रहेंगे, 3-3 4-4 शादियां तो हो चुकी है, भगवान की दया रही तो और हो जाएगी। 1569 ईस्वी तक जहांगीर की भी कई शादियां हो गई थी, अपने शाहजहां की कई शादियां हो रखी थी। तो मुगलों में तो एक राजा के 100 से ज्यादा रानियां थी, तो उनको शादी की तो कोई टेंशन ही नहीं थी। अकबर के साथ इस बात पर सुरजन हाड़ा ने संधि कर ली कि मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करूंगा। ठीक है। 1570 में नागौर दरबार लग गया। सुरजन हाड़ा भी उस दरबार में आया हुआ था। दरबार लगा हुआ है, अचानक सारी बातचीत हो रही है, सब राजा सामने बैठे, अकबर यूं चेयर पर बैठा था। अचानक दरबार चलते चलते अकबर की नजर सुरजन हाड़ा पर चली जाती है, और अकबर सारी बातों को टालते हुए कहता और सुरजन जी कैसे हो, क्या हालचाल है। सुरजन हाड़ा ने कहा बढ़िया है, राम राजी है, 2 टाइम की दाल रोटी मिल रही है, और क्या चाहिए, और कोई तकलीफ तो नहीं राजस्थान में तुम्हें। बोला कोई तकलीफ नहीं है। 2-4 मिनट के लिए बातें करी। बोला मैंने सुना है आपकी एक बेटी है। सुरजन सिंह हाड़ा ने कहा हां है, भानकंवर शायद नाम है। बोला हां है भानकंवर, 36 लक्षणों से संपन्न है। बोला हां है, मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। अचानक अकबर ने सुरजन हाड़ा को यह बात बोल दी नागौर दरबार में कि मैं उनसे क्या करना चाहता हूं, शादी। सुरजन हाड़ा धर्म संकट में आ जाते हैं। सुरजन हाड़ा मुगल बादशाह अकबर को मना भी तो कैसे कर सकते हैं। अकबर को मना करना मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, और हामी भी तो कैसे कर दें। अगर शादी के लिए हामी कर दी तो राजस्थान वाले जीने नहीं देंगे, रोज ताने मारेंगे। बोला क्या सुरजन जी, इतने दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कर दिए मुगलों के साथ शादियां। सुरजन हाड़ा धर्म संकट में हां 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 लड़खड़ा कर बोल रहे हैं, इधर उधर गर्दन घुमाते हैं। सारे राजा यूं टेबल पर गर्दन करके बैठे थे, कोई गर्दन उठाने को तैयार नहीं है। एक बंदा पीछे ही पीछे यूं टांग पे टांग दिए हुए, मुंछों के ताव देते हुए बैठा था, जिसका नाम बताओ क्या है, कल्लाजी राय मलोद। सुरजन हाड़ा ने देखा कल्लाजी सुरजन हाड़ा की तरफ देख रहे हैं, और सुरजन हाड़ा ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कहा ओ महाराज, वो अकबर मैं तो आपको बताना ही भूल गया था, पिछले गुरुवार को भानकंवर की सगाई मैंने कल्लाजी के साथ कर दी थी। और अचानक कल्लाजी यूं हाँ हाँ वो मैं तो खुद मिठाई लाया था, बताना और भूल गया। अकबर को पता है दोनों सरासर झूठ बोल रहे हैं। सुरजन हाड़ा भानकंवर का रिश्ता मेरे साथ नहीं करना चाहता, इसलिए बहाने बना रहा है कि कल्लाजी के साथ शादी हो, सगाई कर दी है। और कल्लाजी हाँ वो तो हो ही गई पिछले गुरुवार को, मैं तो बताना भूल गया था आपको। अकबर को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अब चलते दरबार में क्या कर सकता। कल्लाजी रायमल तो और स्पष्टीकरण और दे रहे हैं। बोला अकबर आपको पता ही है, हमारे हिंदू धर्म में सगाई मतलब आधा विवाह होता है, अब आप भानकंवर का ख्याल अगर निकाल ही देंगे तो अच्छा होगा। अकबर को बड़ा गुस्सा आता है। अकबर से आगे कुछ बोला भी नहीं गया, मन ही मन गुस्सा आया, दरबार को बीच में छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि आज तबीयत नासाज है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस दरबार का आयोजन कल करेंगे। और अकबर दरबार छोड़कर के अपने महल की तरफ, जो भी उसका विश्राम गृह था, वहां चले गए। और वहां जाकर के उसने कहा कि इस कल्लाजी ने आज पूरा गड़बड़ कर दिया, घर तुड़वा दिया, बसा बसाया। जैसे ही अकबर दरबार छोड़ के गया, कल्लाजी भागे भागे सुरजन हाड़ा के पास पहुंचे और बोला केवल हाथ ही खड़ा करना था या आगे का प्रोसेस भी होगा, सगाई वगाई वाला। सुरजन हाड़ा ने कहा निश्चिंत रहो, आपकी सगाई होगी, आप जाओ अभी बूंदी और सगाई के जो रिवाज वगैरह है वो पूर्ण करके आ जाओ। उतने में उधर अकबर का कोई दूत आया और आया, कल्लाजी राय मलोद आपको अकबर बुला रहे हैं। कल्लाजी राय मलोद अकबर के पास जाते हैं।
और अकबर ने कहा, कल्ला तेरे क्या हाथ आया, क्यों किसी का बसा बसाया घर उजाड़ रहा तू, होने देता शादी, मजा आया तुझे, मैं तुझे आदेश देता हूं कि आज के बाद तू राजस्थान में नहीं रहेगा, तेरा ट्रांसफर किया जाता है यहां से लाहौर, आज के बाद लाहौर ही रहेगा, अब राजस्थान देख के बता देना। और कल्ला जी का अकबर ने ट्रांसफर कर दिया लाहौर, क्योंकि सब अकबर के अधीन थे, अकबर चाहे जिसको जहां भेजे, जिसको जागीर दे। कल्ला जी का ट्रांसफर कर दिया जाता है सिवाना से लाहौर। कल्ला जी ने कहा कोई बात नहीं, ट्रांसफर तो हुआ जो हुआ, शादी तो होगी कम से कम। कल से ही अकबर ने कहा कि तू लाहौर जाके ज्वाइन करेगा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, वहां जा। और कल्ला जी यहां से लाहौर चले गए, बान कंवर के साथ छोटा मोटा जो शादी का सगाई का रिवाज था वो पूर्ण करके लाहौर चले गए। 5-7 दिन कल्ला जी लाहौर में रहे थे, और लाहौर में रहने के बाद अकबर का कोई वहां पर एक गवर्नर अपॉइंट कर रखा था अकबर ने लाहौर का प्रशासन चलाने के लिए, कोई काजी खां ऐसा कोई नाम था। कल्ला जी के बीच और उस गवर्नर के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो गई, और कल्ला जी ने उस गवर्नर को मौत के घाट उतार दिया। अकबर के अपॉइंट किए हुए बंदे को कल्ला जी मार देते हैं। अकबर को जब इस बात की सूचना लगी तो अकबर ने तुरंत कल्ला जी को दिल्ली तलब किया, बोला कल्ला तुम तुरंत दिल्ली आ। कल्ला जी वहां से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में सोच रहा था कि इस बार मरेंगे पक्का, पिछली बार तो जैसे तैसे सगाई तुड़वाई थी, बच गए, इस बार अकबर का अपॉइंट किए हुए गवर्नर को अपन ने मार दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर माया महादेव की है, जो होगा देखा जाएगा। और कल्ला जी यहां से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। दिल्ली पहुंचते हैं, आते ही अकबर से मिलते हैं। अकबर बड़ी गर्मजोशी से इनका स्वागत करते हैं। अकबर कहते हैं और कल्ला क्या हाल चाल है बता, अच्छा काम किया तूने गवर्नर को मार दिया, वो तो था ही ऐसा ही, मरना ही था उसको, तो मेरे हाथों से मरता तूने मार दिया, पुरस्कार दूंगा मैं तो तुझे उसको मारने का। कल्ला जी अचानक अकबर की तरफ देखते बोला वाह यार क्या बंदा है, मैं तो इसके बारे में इतना भला बुरा सोच रहा था, ये तो कह रहा बहुत अच्छा काम किया तूने गवर्नर को मार के, पुरस्कार दूंगा इस बार। खैर थोड़ा सा समय और बीता, बोला और कोई दिक्कत है तो बता, कोई प्रॉब्लम है तो बता। कल्ला जी ने कहा प्रॉब्लम तो क्या है, वही लाहौर आपने ट्रांसफर कर दिया, अगर वापस गांव वाली स्कूल में ही हो जाता, वापस ट्रांसफर सिवाना हो जाता तो अच्छी बात थी। अकबर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया कि आज के बाद कल्ला जी लाहौर नहीं जाएंगे, सिवाना में ही रहेंगे। कल्ला जी ने सोचा यार कितना भला आदमी है, सगाई तुड़वा दी मैंने इसकी, गवर्नर को मार दिया, मेरी हर बात मानने को तैयार है, ट्रांसफर और सिवाना कर दिया। लेकिन कल्ला जी को मन के मन ये संदेह हो रहा था कि दाल में कुछ क्या है काला, ये इतनी मेरी हेल्प कर क्यों रहा अकबर। और बेटे और कोई प्रॉब्लम दिक्कत? कल्ला जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं। शाम का समय हुआ, अकबर ने कहा चल आज बाहर डिनर करके आएंगे। अकबर और कल्ला जी बाहर भोजन करने के लिए भी जाते हैं। कल्ला जी मन ही मन सोच रहे कि आज सूरज किस तरफ उगा था, हुआ क्या है अकबर को, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे। भोजन कर लिया, शाम को पान वान खाकर दोनों लाल किले के सामने, लाल किले वाली जो रोड है या अकबर के दरबार के सामने दोनों टहल रहे थे। और टहलते टहलते अकबर ने कल्ला जी को कहा कि मैंने सुना आपकी एक बेटी है। कल्ला जी ने कहा अच्छा दर्द यहां है? कल्ला जी ने कहा हाँ है। बोला उसके साथ मेरे बेटे जहांगीर की शादी करवाना चाहता हूं। कल्ला जी ने सोचा कि अकबर को मुख्य उद्देश्य यही था कि कल्ला जी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाए। कल्ला जी ने बहाने बनाने शुरू किए। बोला कैसी बातें कर रहे हो अकबर, आप दिल्ली के शहंशाह और मैं एक छोटा सा ठिकाना सिवाना उसका सामंत, कहां आप और हमारी रिश्तेदारी बैठेगी। आप इधर कोई बड़े लोगों के साथ अपनी रिश्तेदारी देखो, मैं मेरे लेवल का बंदा उधर कोई ढूंढ लूंगा, रहने दो आप ये शादी। अकबर ने कहा नहीं, रिश्तेदारी में क्या ऊंच नीच होती है, क्या अमीर गरीब होता है, लड़की के लक्षण अच्छे होने चाहिए, पैसे आज है कल नहीं है, और मैंने सुना है कि आपकी बेटी सुलक्षणा है, 36 गुणों से संपन्न है, इसलिए मैं आपकी बेटी के साथ मेरे बेटे जहांगीर का रिश्ता करूंगा। कल्ला जी क्या बोले अब? कल्ला जी ने दूसरा बहाना बनाया, बोला नहीं हमारे तो इधर उतनी जगह भी नहीं है, आपकी कितनी बड़ी बारात आएगी, हजारों लाखों लोग आएंगे, बिठाएंगे भी कहां, सिवाना में तो जगह भी नहीं है। अकबर ने कहा नहीं, बारात में तू कहेगा उतने आदमी आ जाएंगे, लाखों की क्या जरूरत है, शादी तो 5 आदमी भी कर सकते, एक पंडित जी हो, 2 दूल्हे के साथ में आ जाए, 2 दुल्हन के साथ में आ जाए, आप जितने कहोगे उतने मेहमान भेजेंगे, चिंता मत करो।
कल्ला जी ने सोचा अकबर नहीं मानेंगे। कल्ला जी ने कोई और तीसरा बहाना बनाया, हर बात का अकबर पलट कर रिप्लाई कर रहा है। कल्ला जी ने फाइनली कहा मेरे पास अभी शादी करने के लिए रुपए नहीं है, कहां से कर दूंगा मैं, 5-7 साल तक मेरी तो हालत ही खराब है। अकबर ने कहा रुपए की क्या टेंशन कर रहा है, मैं अभी खचा जी को आदेश देता हूं, तुझे जितने रुपए चाहिए उतने तू दिल्ली से लेके जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा आया कर, खचा जी को बोल दिया कर इतने रुपए की जरूरत है। अब तो मेरा रिश्तेदार बन गया, अपन आपस में ब्याई जी हो गए, पैसों की तुझे कोई चिंता है क्या, तू ले जाया कर। कल्ला जी को लग रहा था कि अकबर नहीं मानेगा। कल्ला जी मन ही मन सोच रहा था ऐसा करता हूं कि यहां से अथाह पैसे लेके जाता हूं, यहां तो एक बार रिश्ते के लिए हामी भर देता हूं और बाद में मुकर जाऊंगा। और कल्ला जी ने अकबर को कहा ठीक है, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं मेरी बेटी की रिश्तेदारी आपके साथ करने को तैयार हूं, लेकिन ध्यान रखना बारात ज्यादा लंबी चौड़ी मत भेजना, 60-70 लोग भेजना, और हां अभी मत भेजना, अभी मेरे पास रुपए पैसे नहीं, मैं यहां से रुपए पैसे लेके जाऊंगा, ध्यान रखना। सिवाना के रंग रोगन करवाऊंगा, 5-6 महीने लगेंगे मुझे शादी की तैयारियों में, जब मैं खत भेज दूं आपको कि हां अब तैयारियां पूरी है, तब आप इधर से बारात रवाना कर देना। बोला ठीक है, आराम से जा तू। और बोला अपने खच्चा जी को आदेश दे दो कि कल्ला जी फोन करते ही सीधा फोन पे कर दे, मना नहीं करे। और अकबर ने अपने राजकोषीय अधिकारी को कहा कि कल्ला जी जितने पैसे मांगे उतने पैसे कल्ला जी को दे देना। कल्ला जी दिल्ली से अथाह पैसे लेकर आते और आकर के सिवाना में एक टेंडर जारी कर देते। बोला इस दुर्ग को इतना मजबूत बनाना है कि 50 हाथी 50 तोपें भी अगर एक साथ चल जाए तो दुर्ग की दीवारें खंडित ना हो। पैसों की कोई चिंता नहीं करनी आपको, पानी की तरह बांध दूंगा पैसे, चिंता ही मत करो पैसों की तुम। उधर सिवाना में यह आदेश जारी कर दिया गया, सिवाना दुर्ग का मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। सारे लोग आश्चर्य में थे, बोला कल्ला जी को का कोई खजाना मिल गया, बात क्या है, इतने पैसे आ कहां से रहे, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कल्ला जी, सिवाना दुर्ग का रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। पैसों की कमी होते ही खत लिख देते हैं खंचा जी को, 2 खोके तुरंत आते मनी ऑर्डर के रूप में, क्योंकि ब्याई जी किसका है, अकबर का। एक दिन पृथ्वीराज राठौड़ उधर से गुजर रहा था, सिवाना की दुर्ग की दीवारें यूं आसमान को छू रही थी, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, मजबूत दुर्ग का दरवाजा बन रहा है, चारों तरफ कार्य चल रहा है, रंग रोगन हो रहा है। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा रे आजकल तो बड़ा तेजी से काम चल रहा है तुम्हारा, मैंने सुना अकबर से खूब ही पैसे आ रहे। कल्ला जी ने पृथ्वीराज राठौड़ को अपने पास बिठाया और कहा कि देख तुम भी राठौड़ मैं भी राठौड़, कल्ला जी भी राठौड़ ही थे, भाई वाली बात बता देता हूं तुझे, पैसे तो खूब ही आ रहे हैं लेकिन मैं ये शादी अकबर के बेटे जहांगीर से नहीं करवाऊंगा, अभी पहले मैं कंस्ट्रक्शन करवा लेता हूं मजबूत, उसके बाद दुर्ग के अंदर 5-7 साल की रसद सामग्री स्टॉक करूंगा, गेहूं खरीदूंगा पंजाब से। बोला इतने पैसे, बोला पैसे की कोई टेंशन नहीं है, 5-7 साल की रसद सामग्री इकट्ठी करूंगा, अंदर पेयजल की सुचारू व्यवस्था करके मजबूत 4-5 दरवाजे बनाऊंगा और फिर अकबर को मैसेज भेजूंगा कि शादी नहीं हो सकती। फिर अकबर मेरे ऊपर अटैक करेगा तो दुर्ग का दरवाजा बंद करके आराम से अंदर बैठा रहूंगा। अकबर कितने एक साल तक यहां पड़ाव डाल के रखेगा, साल 2 साल, और भी तो उसको काम होंगे, 2 साल 3 साल, अपने कोई दिक्कत नहीं, अंदर रसद सामग्री है, पीने का पानी खूब है और दीवारें इतनी मजबूत बना रहा हूं कि इनका बाप दादा भी नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि पैसों की तो कोई टेंशन है ही नहीं। पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला जी को समझाया, बोला कल्ला जी देख ऐसे मत कर, अकबर बड़ा खतरनाक राजा है, मार देगा तुझे जान से, दीवारें वगैरह वो सब तोड़ देगा, उसके पास ऐसे अति आधुनिक हथियार भी है, और तू ऐसे मत कर, तेरी बेटी की शादी करवा दे, क्या जाएगा, रिश्तेदार बना रहेगा, आपस में दोस्ती बनी रहेगी। कल्ला जी ने कहा कैसी बात कर रहा तू भी राठौड़ होके, नहीं करवाऊं शादी में। पृथ्वीराज ने समझाया, बोला मर जाएगा तू लड़ता हुआ, और मुझे पक्का भरोसा है अकबर 5 साल नहीं 10 साल भी लग जाए छोड़ के नहीं जाएगा, तुझे मारेगा ही मारेगा फिर वो। कल्ला जी ने कहा तो मैं तो मरने के लिए तैयार हूं लेकिन शादी नहीं करवाऊंगा। पृथ्वीराज ने कई बार समझाया लेकिन कल्ला जी नहीं माने। पृथ्वीराज राठौड़ उठ करके जाने लग गया। कल्ला जी ने कहा रुक रुक पृथ्वीराज वापस बैठ तू, मैंने सुना तू बहुत बड़ा कवि बन गया आजकल, वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ लिखा तूने। बोला हाँ मैं तो कब से कविताएं लिख रहा हूं।
तो तू ऐसा कर, मेरे ऊपर मर्सी लिख दे। पृथ्वीराज ने कहा तू सुबह सुबह भांग पी के आया, बात क्या है? मर्सी मरने के बाद लिखते हैं कि राजा कैसे लड़ा था, कितने लोगों को मारा था, खुद किस प्रकार से वीर गति को प्राप्त हुआ था, मरने के बाद लिखे जाते हैं। कल्ला जी ने कहा तू क्या हो गया, तू मेरे एडवांस में लिख दे, तू जैसा जैसा लिखेगा वैसे वैसे मैं मर जाऊंगा, वैसे वैसे मैं लड़ लूंगा। तू लिखेगा 76 लोगों को मारना तो मैं 76 लोगों को मार दूंगा, फिर मैं मर जाऊंगा। तू लिखेगा बाईं तरफ से आक्रमण किया तो मैं बाईं तरफ से ही करूंगा, दाईं तरफ से किया तो दाईं तरफ से। ये मेरी गारंटी, मैं तुझे वचन देता हूं, ये कल्ला राठौड़ का वचन है तुझे। पृथ्वीराज ने मना कर दिया। कल्ला जी ने कहा बैठ, या तो मर्सी लिख के जाएगा या तेरे मर्सी लिखवा दूंगा मैं। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो कल्ला जी के सामने बैठ करके कल्ला जी के मर्सी लिखता है कि कल्ला जी ने 209 लोगों को मारा, फिर दाईं तरफ गए, घोड़े से गिरने के कारण घायल हुए, और पूरे मर्सी लिखवा कर कहा कि इसकी फोटोकॉपी और करवा के ला, एक तो तेरे पास रखना, एक मुझे दे दे। और जब अकबर से युद्ध हुआ था तब पृथ्वीराज राठौड़ अपने कल्ला जी रायमलो तो उसकी फोटोकॉपी लेकर मर्सियों की युद्ध में लड़े थे। अच्छा बाईं तरफ से 3 सैनिकों को मारना है, ये 3 गए। अच्छा 76 को इधर से मारना है। इस प्रकार का लड़ने वाला योद्धा बताओ कौन था? कल्ला जी। तो जीवित अवस्था में मर्सिये किसके लिखे गए थे? कल्ला जी। अब मर्सिये लिखने के बाद पृथ्वीराज राठौड़ तो यहां से चला गया, कल्ला जी रायमलोत पीछे रहा, और कल्ला जी रायमलोत ने अकबर को खत लिखा कि अकबर ऐसा कर, अब बारात भेज दे तू, अब हमारे यहां काम पूरा हो गया रंग रोगन का, और ध्यान रखना 65-70 लोगों को भेजना। अकबर ने खुशी खुशी के मारे जहांगीर की बारात दिल्ली से सिवाना के लिए रवाना कर दी। और ये बारात जैसे ही सिवाना पहुंचती है, पुराने टाइम में अपने बारात किसी गांव में एंट्री करती थी तो बारात गांव के बाहर जिस स्थान पर बारात को रोका जाता वहां जाकर के रुक जाती थी, और फिर वधु पक्ष के कुछ लोग आते बारात का स्वागत करते, उन्हें राम राम वगैरह करते। उसे अपन सामेला कहते हैं। क्या कहते हैं? सामेला। यानी वधु पक्ष के लोगों द्वारा वर पक्ष की तरफ से वधु पक्ष के लोगों द्वारा बारात का क्या किया जाता है? स्वागत। तो 60-70 बाराती आए थे दिल्ली से जहांगीर के साथ। कल्ला जी अपने 200, 400, 500 सैनिकों के साथ जाते हैं बारात का स्वागत करने के लिए, और जहांगीर सामने खड़ा था। कल्ला जी जाकर उस जहांगीर को गोबर से तिलक लगाते हैं, गले में जूतों की माला डालते हैं, और मारपीट करते हुए यहां से भगा देते हैं। बोला आज के बाद दिख गया ना इधर सिवाना की तरफ आया बड़ा शादी करने वाला, और वो भी यहां से भग, यहां से। और जहांगीर को यहां से लज्जित करके कल्ला जी रायमलोत के द्वारा भगा दिया जाता है। जहांगीर को बड़ा गुस्सा आया। दिल्ली शहंशाह के पुत्र को गोबर से तिलक लगाना और गले में जूतों की माला पहना, यानी सीधे बादशाह को ललकारना। छोटी मोटी बात हो तो बंदा और भी मान जाए, तो आत्म स्वाभिमान की बात थी कि कल्ला जी को गोबर से क्या लगा दिया। कल्ला जी ने जहांगीर को गोबर से क्या लगा दिया है? तिलक। और जहांगीर बड़े गुस्से में अपने क्या कर लेता, 60-70 बंदे थे, लड़ता जहांगीर, अपने वाले होते तो लड़ लेते, लेकिन जहांगीर यहां से अपने कदम पीछे खींचता और यहां से वापस दिल्ली जाता है। और दिल्ली जाकर के अकबर के पास जाकर जोर से रोता, बोला डैडी आज आपने बेइज्जती करवा दी। दिल्ली बादशाह के बेटे को इस प्रकार से लज्जित किया गया। मैं आज के बाद अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा जब तक आप कल्ला जी रायमलोत को मार नहीं देते और उनकी बेटी को उठाकर यहां नहीं ला देते। अकबर ने कहा रुक, ये ज्यादा हो जाएगा अन्न और जल ग्रहण वाला, 2 महीने लगेंगे, कहां सिवाना है, भूखे मर जाएगा पीछे से। एक टाइम खाना खा लेना तुम। कितने टाइम खाना खा लेना? एक टाइम। जहांगीर ने कहा ठीक है, एक टाइम व्रत रख लूंगा। जहांगीर को जब लज्जित किया गया तब अकबर ने तुरंत अपनी सेना रवाना की और जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह को भी आदेश दे दिया कि तुम जब तक सिवाना पर अटैक करो, हम दिल्ली से सेना लेके आ रहे हैं, और कल्ला जी रायमलोत की बेटी को हर हाल में जीवित अवस्था में पकड़ना और कल्ला जी की गर्दन काट करके मेरे तक लाना है। इधर दिल्ली से अकबर ने सेना रवाना कर दी, और उधर मोटा राजा उदय सिंह, जो किसकी अधीनता स्वीकार कर रखी थी? अकबर ने मोटा राजा उदय सिंह को भी कहा कि तुम जोधपुर की सेना लेके जाओ और सिवाना पर अटैक करो। कल्ला जी रायमलोत को यह खबर मिल गई कि जोधपुर की सेना और दिल्ली की सेना दोनों सिवाना पर अटैक करने वाली है। कल्ला जी रायमलोत की अभी केवल सगाई हो रखी है, बूंदी में शादी नहीं हुई है। कल्ला जी रायमलोत ने बूंदी के राजा सुरजन हाड़ा को खत लिखा, बोला प्रिय होने वाले ससुर जी, आपकी बेटी बान कंवर से मेरी सगाई हुई है। सगाई मतलब आधा विवाह होता है, मतलब आप मेरे आधे ससुर जी तो बन चुके हो, और आपके होने वाले दामाद पर, होने वाले जवाई पर भारी संकट आया है।
दिल्ली की सेना अटैक कर रही है, क्या आप मेरी सहायता के लिए सिवाना आएंगे? यस और नो प्लीज रिप्लाई। सुरजनहाड़ा बेहद दूरदर्शिता वाले राजा थे। उन्होंने इस निर्णायक मोड़ पर तटस्थ रहने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ना तो मैं सिवाना के राजा के समर्थन में आऊंगा, ना अकबर के समर्थन में आऊंगा, क्योंकि अगर सुरजनहाड़ा अपनी सेना सिवाना शासक कल्लाजी रायमलोट के समर्थन में भेजेंगे, इसका मतलब किससे दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी? अकबर। और अकबर से दुश्मनी मोल लेना मतलब बूंदी का विनाश करना। सुरजनहाड़ा ने कल्लाजी रायमलोट को कहा कि इस समय मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इस बात का पता सुरजनहाड़ा की पुत्री भान कंवर को लग जाता है। भान कंवर ने कहा कि हिंदू धर्म में सगाई मतलब आधा विवाह, मतलब कल्लाजी मेरे आधे पति हो चुके, और उनके ऊपर जब संकट आया तो बापू डैडी किसी पर प्रकार की सहायता नहीं कर रहे। भान कंवर गुस्से में अपने पिता सुरजनहाड़ा के पास जाती है और कहती है कि बापू आप सहायता नहीं कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मुझे यहां से सिवाना जाने दिया जाए, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि अकबर का जब अटैक होगा सिवाना के दुर्ग पर, तब कल्लाजी रायमलोट पीछे नहीं हटेंगे। उनके पास भले ही सेना छोटी है, मैं उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उनके बारे में जितने मैंने किस्से सुने उसके अनुसार मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दुर्दांत योद्धा है। मर जाएंगे मैदान में लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और अकबर की 1 लाख की सेना के सामने सिवाना की 5000 की सेना करेगी भी क्या? कल्लाजी मरेंगे, और राजा द्वारा युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरना, वीर गति पाना क्या कहलाता है? केसरिया। कल्लाजी रायमलोट केसरिया करेंगे। उनकी कोई दूसरी रानी भी नहीं है, उनकी तो केवल और केवल सगाई हो रखी है। और अगर मुझे इस समय जोहर करने का सौभाग्य मिल जाए, क्या? अरे दत्तक पुत्र थी उदय सिंह, जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की क्या थी? दत्तक पुत्री थी। दिमाग को थोड़ा तिरछा मत दौड़ाया करो। मोटा राजा उदय सिंह की कौन सी पुत्री थी? दत्तक। अगर मुझे बान कंवर ने कहा कि मुझे अगर जोर करने का क्या मिल जाए? सौभाग्य। अगर जोर करने का सौभाग्य मिल जाए तो बड़ा एहसानमंद रहूंगी। और बान कंवर को यहां सिवाना से, अपने बूंदी से बताओ कहां भेजा गया था? सिवाना। और कल्लाजी रायमलोट अकबर की सेना के सामने 1589 ईस्वी में लड़ते हुए कौन सी गति प्राप्त करते हैं? वीर गति। और ये बान कंवर एकमात्र राजस्थान के इतिहास की महिला ऐसी है जिसकी शादी नहीं हो रखी थी, केवल और केवल क्या हो रखी थी? सगाई। फिर भी ये क्या करती है? जोहर करती है। और केसरिया और जोहर के साथ ही सिवाना दुर्ग में, सिवाना इतिहास का कौन सा शाखा संपन्न होता है? दूसरा। कल्लाजी रायमलोट के मरसिए इन एडवांस, कल्लाजी मरे तो 1589 में थे, लेकिन इनके मरसिए 1586 में लिख दिए गए थे। ये राजस्थान इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें मरसिए किस में लिख दिए गए थे? एडवांस में। और लिखने वाला बंदा बताओ कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। अब आपके मन में आ रहा कि उनकी पुत्री कौन थी? देखो कल्लाजी रायमलोट है कौन? कल्लाजी रायमलोट जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था मालदेव। जिनका नाम क्या था? मालदेव। इस मालदेव के 4 बेटे हुआ करते थे। मालदेव के बड़े बेटे का नाम था राम सिंह। बड़े बेटे का नाम क्या है? राम सिंह। राम सिंह से छोटा था उदय सिंह। उदय सिंह से छोटा था चंद्रसेन। और चंद्रसेन से जो छोटा हुआ करता था उसका नाम था रायमल। ये 4 बेटे जोधपुर के किस राजा के हुआ करते थे? मालदेव। 52 युद्धों का विजेता किसको कहते हैं? मालदेव। अब मालदेव जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो कानूनी तौर पर देखा जाए तो बड़ा बेटा उत्तराधिकारी बनना चाहिए। बड़ा बेटा कौन है? राम सिंह। लेकिन मालदेव राम सिंह को उत्तराधिकारी नहीं बनाकर अपने तीसरे नंबर के बेटे को उत्तराधिकारी बनाता, जिसका नाम क्या है? चंद्रसेन। अब चंद्रसेन जब उत्तराधिकारी बन गया तो चंद्रसेन के भाई क्या करेंगे? भाई किसी भी राजा के 4-5 बेटे होते तो बड़ा बेटा या कोई एक बेटा तो क्या बन जाता? राजा। बाकी बेटों को छोटी छोटी जागीरें दे दी जाती थी। इनमें से जो उदय सिंह है, इन उदय सिंह को लोहावट वाली जागीर दे दी गई, राम सिंह को सोजत वाली दे दी गई थी, और रायमल को कहां की जागीर दे दी गई थी? सिवाना। रायमल को कहां की जागीर दे दी गई थी? सिवाना। यानी रायमल कहां का राजा बन गया था? सिवाना। इसी रायमल का आगे जाकर बेटा हुआ जिसका नाम था कल्लाजी। जिसका नाम क्या था? कल्लाजी। जब रायमल की डेथ होगी तब सिवाना का राजा रायमल का बेटा बनेगा, और रायमल का बेटा कौन है? कल्लाजी। रायमल का बेटा होने के कारण अपने नाम के पीछे क्या लगाता था? रायमलोट। क्या लगाता था? कल्लाजी रायमलोट। कल्लाजी रायमलोट की कोई बेटी नहीं थी। इसने जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की बेटी को गोद ले रखा था। अब वैसे भी कल्लाजी उदय सिंह के रिश्ते में क्या लगता है? भतीजा। क्या लगता है? भतीजा। और अपने चाचा की बेटी को बताओ गोद किसने ले रखा था? कल्लाजी रायमलोट।
यह इतिहास की एकमात्र घटना है जिसमें किसी राजा की शादी नहीं हो रखी थी। उनकी जो आपके सगाई होने वाली जो रानी है बानकंवर, उनके द्वारा क्या किया गया था, जोर। बानकंवर कहां की रानी हुआ करती थी, बूंदी। बूंदी के राजा का नाम क्या है, सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा की पुत्री का नाम ही कौन सी कंवर है, बानकंवर। लिख लो फटाफट, नीचे नोट लगाकर एक लाइन लिख लो।